साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ शपथ ग्रहण समारोह में मधुर संबंधों के गवाह बने पड़ोसी देशों से संबंधित है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं उसे अवश्य शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है, समसामयिक जानकारी है, लाभप्रद जानकारी है। तो अब आता हूं मैं अपने मुख्य मुद्दे पर। हाँ, तो साथियों 9 जून 2023 को तीसरी बार लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की, तो उस समारोह के अवसर पर उन्होंने भारत के पड़ोस के 7 देशों, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस और सेशल्स, इन नेताओं को जो है आमंत्रित करते हुए पुनः यह संदेश दिया कि भारत जो है अपनी 2014 की पड़ोसी प्रथम नीति को जारी रखेगा। हालांकि इसमें जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को आमंत्रित नहीं किया गया था। और इस अवसर पर किसी भी पड़ोसी नेता के साथ जो है कोई द्विपक्षीय बैठक भी जो है प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुई। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी के कथन को यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, मैं शपथ शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने दुनिया भर के गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभारी हूँ। विश्व बंधु के रूप में भारत सदैव अपने निकट साझेदारों के साथ मिलकर जो है मानवता के हित में काम करता रहेगा। तो ये मोदी ने उस समय अपने विचार व्यक्त किए शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो सदस्य देशों के समक्ष। साथियों, यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह यानी 2014 में मोदी ने सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC के देशों और 2019 में जो है दूसरे शपथ ग्रहण के दौरान बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी की पहल से जुड़े देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। और इस संगठन का जो है बिम्स्टेक संगठन का उद्देश्य जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे जो बसे देशों के बीच परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। इन देशों में भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका और थाईलैंड जो हैं शामिल हैं। तो ये जानकारी आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। और इन देशों में जो है भारत क्षेत्रफल, आबादी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ सार्क है, भले चाहे सार्क हो और चाहे बिम्स्टेक हो, इसमें भारत की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, सार्क जिसे हम दक्षेश भी कहते हैं, हमारे वे पड़ोसी देश हैं जो हमारी जमीनी अथवा समुद्री सीमा से जुड़े हैं। और इन देशों की संख्या जो है 8 है। और इनमें भारत सहित पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। हालांकि चीन भी हमारी सीमा से जुड़ा है, लेकिन वह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क समूह में यदि मॉरिशस है, ईरान है, म्यांमार और मध्य एशिया की जो है 5 गणराज्य भी शामिल हो जाएं, तो इसकी ताकत जो है वैश्विक मुद्दों में हस्तक्षेप के लायक बन सकती है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से जो है सार्क समूह की अंतिम पिछली बैठक जो है वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी। और उसके बाद जो है सार्क निष्क्रिय ही पड़ा रहा और पाकिस्तान जो है अपनी आतंकवादी गतिविधियों में व्यस्त रहा है। इस वजह से जो है आगे सार्क सक्रिय नहीं हो पाया। साथियों, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के बारे में यहाँ पर मैं उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि यह पुस्तक मेरी बाजार में उपलब्ध है और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ। आप पुस्तक में विस्तार से भारत के पड़ोसी देशों के साथ
के संबंधों की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर विस्तार से मैं जाना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए संक्षिप्त तौर पर मैं उक्त सभी देशों के साथ भारत के मौजूदा संबंधों की एक छोटी सी तस्वीर जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारत द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आमंत्रित क्यों नहीं किया, या उसके पीछे के कारण क्या थे। यहाँ पर मैं अब बारी बारी से उक्त तीनों देशों के बारे में, भारत के जो मौजूदा संबंध हैं उसके बारे में तथ्यात्मक जो है जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है, 2014 के अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को समेत जो है नवाज शरीफ के साथ साथ जो है सार्क देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन 2016 में पठानकोट और उरी में आतंकवादी हमलों के बाद जो है पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव आया। 2019 में पुलवामा हमला हुआ और बालाकोट हमले भी हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहरा झटका लगा। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो है उसको समाप्त कर दिया गया, तो यह एक संवैधानिक जो परिवर्तन था, यह उसके लिए एक प्रकार से झटका था, और जिसके कारण दोनों दोनों देशों के राजनयिक संबंध जो है कमज़ोर होते गए। जम्मू कश्मीर में अभी जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बदस्तूर जारी रहने से स्थिति निरंतर बिगड़ती गई है, और इसलिए भारत का स्पष्ट मत है कि आतंकवाद और वार्ता जो है एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन पाकिस्तान लगता है इसके लिए राजी नहीं है, और न उसकी ओर से कोई ठोस पहल की जा रही है। तो यही कारण था कि पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। अब आते हैं हम अफगानिस्तान पर। साथियों, अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से जो है अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है नहीं है, और मानवीय सहायता में मदद के लिए सौंपी गई तकनीकी टीम के माध्यम से थोड़ा जुड़ाव जरूर है, और वह मानवता के लिहाज से भारत करता आया है। लेकिन उच्च स्तरीय जुड़ाव को फिलहाल उच्च स्तरीय जुड़ाव जो है अफगानिस्तान के साथ नहीं है। कामकाजी रिश्ता जारी रहने की संभावना जो है हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यह ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत के अफगानिस्तान के साथ पारंपरिक रूप से जो है मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ साथ घनिष्ठ तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंध रहे हैं, और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में जो है भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, और जिसे अफगानिस्तान जो है महसूस भी करता है। न केवल अफगानिस्तान बल्कि विश्व भी इससे परिचित है। साथियों, अब आते हैं हम म्यांमार के साथ। भारत की चुनौती जो है जुंटा सरकार के साथ जुड़ने की है, और जो आंतरिक रूप से सशस्त्र हमलों में व्यस्त है, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, एक प्रकार से सैनिक सरकार है वहाँ पे। अक्टूबर 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से म्यांमार से की सरकारी सेनाएं जो हैं डिफेंस मोड में हैं, और भारतीय रणनीतिक हमलों में हलकों में यह सुझाव दिया गया है कि सरकार के पतन की संभावना को देखते हुए भारत को विपक्षी गुटों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। यानी वहाँ पर म्यांमार में जो विपक्षी गुट हैं उनके साथ भारत को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर जो सैनिक सरकार है वह आसानी से सत्ता से च्युत हो जाएगी, सत्ता से अलग हो जाएगी, इस बारे में अभी संदेह है। तो ये तीनों कारण, ये तीनों देशों के संबंध में ये जो कारण हैं आपके समक्ष प्रस्तुत किए। और अब हम आते हैं उन पड़ोसी देशों पर। पड़ोसी देशों के संबंध में पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं जो शपथ समारोह के अवसर पर जो है भारत में आए और जिन्होंने भारत की यात्रा की। साथियों, मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज़ू की यात्रा, जो इंडिया आउट के नारे पर सत्ता में आए,
उनकी जो भारत यात्रा थी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। मुइज़ू सरकार के अनुरोध पर भारत द्वारा मालदीव में भारतीय हवाई संपत्तियों की देखरेख करने वाले जो सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों से बदलने के बाद दोनों देशों के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। यानी वहाँ पर जो हमारे भारतीय हवाई संपत्तियों की देखरेख करने वाले सैन्य कर्मी थे उनको मालदीव ने वापस भारत भेज दिया था, और बिना कोई कारण बताए, और जिस वजह से दोनों देशों के संबंध जो है खटास भरे रहे इस बीच। लेकिन अपनी यात्रा के दौरान मुइज़ू ने मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब देखना है कि वह वे जो है अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि उन पर जो है चीन का अभी भारी दबाव है। यानी मालदीव जो है चीन के एहसान तले दबा हुआ है। साथियों, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को अगर हम देखें तो घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी से निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच खटास पैदा हुई है। लेकिन मोदी ने तीसरे शासनकाल के दौरान सरकार और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का अधिक संयम जो है फायदेमंद होने की संभावना है। यानी दोनों पक्षों का जो है उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करने का एक समान उद्देश्य रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद से जो है एक प्रकार से ग्रस्त रहे हैं। तो उनकी इन समस्याओं के समाधान में जो आपसी समझदारी है उससे हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के संबंध जो हैं मैत्रीपूर्ण रहेंगे। साथियों, जहाँ तक भूटान का संबंध है, भारत भूटान को उसकी अपनी पंचवर्षीय योजना है, वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज है और गेलफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में जो सहायता प्रदान करता रहा है। इसके साथ ही भूटान को हर प्रकार से समर्थन करने के लिए भारत सदा तैयार रहता है। भूटान भी भारत की मैत्रीपूर्ण भावना से भली भांति परिचित है। इसलिए दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को जारी रखने की उम्मीद हम कर सकते हैं, रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। खासकर जब चीन अपनी शर्तों पर भूटान के साथ पर बातचीत करने की, सीमा समाधान की पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। भारत दो एशियाई दिग्गजों के बीच फंसे भूटान को, यानी भारत और चीन के बीच फंसे भूटान को, जिसको हम बफर स्टेट कहते हैं, उसको अपने पक्ष में करना चाहता है। और लेकिन इसमें भारत का चीन की तरह कोई विस्तारवादी उद्देश्य जो है भारत का नहीं रहा है, बल्कि एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत भूटान के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना चाहता है। नेपाल के संबंध में अगर हम बात करें तो नेपाल के संबंध जो है एक नाजुक चुनौती हमेशा भारत के साथ पेश करते रहे हैं, क्योंकि नेपाल में चीन की मजबूत राजनीतिक पकड़ है और माना जाता है कि काठमांडू में सरकार भारत के खिलाफ बीजिंग कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, और जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं केपी ओली एक महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। नेपाल की एक तरफा पुनर्निर्धारित सीमाओं को राष्ट्रीय मुद्रा पर डालने का निर्णय बताता है कि यह वहां जारी रहेगा। भारत को नेपाली लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसे 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद जो है झटका लगा था। यानी 2015 की जो आर्थिक नाकेबंदी है उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में एक प्रकार से खटास देखी गई, और जिस पर भारत को अभी कार्य करना है। साथियों, जहां तक श्रीलंका का संबंध है, 2022 में जब श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट आया था, तब भारत ने 4 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता देकर उस देश को एक प्रकार से जीवन दान दिया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 48 महीने के लिए दी गई 3 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता से भी अधिक था। इस प्रकार श्रीलंका के को वित्तीय संकट से जो है बाहर निकालने में मदद करने पर श्रीलंका के लोगों ने भारत की के प्रति जो है अपना सद्भाव व्यक्त किया, और दोनों देशों के बीच जो है अभी अच्छी आपसी समझबूझ दिखाई देती है।
हालांकि चीन की इसमें बराबर टेढ़ी नजर रही है। सेशल्स और मॉरिशस देशों में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों को अच्छा करने में मदद करने की जो भारत की योजना है, उसकी समुद्री कूटनीति और सुरक्षा प्रयासों का हिस्सा है। और मॉरिशस के अगालेगा द्वीप समूह में कुछ सफलता हासिल हुई है, लेकिन सेशल्स में अजम्पशन द्वीप को विकसित करने में एक चुनौती भारत के सामने आई है। लेकिन आशा है कि देर सवेर उस चुनौती का भी मुकाबला कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार सेशल्स और मॉरिशस के साथ जो है बंदरगाहों के बुनियादी ढांचों के बारे में जो हमारा कार्य चल रहा है, और जहाँ कहीं कोई चुनौती है वो आपसी समझबूझ से उसको दूर कर लिया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो सेशल्स और मॉरिशस के साथ भी जो है भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण चल रहे हैं। साथियों, जब हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उसमें चीन भी शामिल है, जैसा ऊपर किया। और दोनों देशों के बीच जारी सीमा गतिरोध के जो है 5 साल पूरे होने वाले हैं, और स्वाभाविक है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में इसको सुलझाने की चुनौती रहेगी। हालांकि भारत बराबर इनको सुलझाने के लिए वचनबद्ध रहा है, और अभी तक कोर कमांडर स्तर की जो है 21वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें आशानुरूप सफलता नहीं मिल पाई है। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं रह जाती, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। और भारत के विदेश मंत्री भी डॉक्टर जयशंकर भी बराबर कहते आए हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध जो हैं सामान्य नहीं हैं। भारत तनाव कम करना चाहता है, और यह भी सच्चाई है कि सीमा के दोनों ओर जो हैं 50 से 60 हज़ार सैनिकों और हथियारों को दूर ले जाने में, यानी वहां से हटाने में समय भी लगेगा। इस प्रकार साथियों, शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर पड़ोसी देशों की यह उपस्थिति जो है भारत की एक बार पुनः वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना को सही मायनों में प्रकट करती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो यह भारत के डीएनए में ही है कि उसने सदैव पड़ोसी देशों के प्रति अपनी उक्त वचनबद्धता का न केवल हमेशा पालन किया, बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया और निरंतर ठोस रूप भी दिया है, और आगे भी वह इसी मार्ग पर चलता रहेगा। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। और जो भी टिप्पणी अपना आप देना चाहें अवश्य दें, मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो जैसा मैं कहते आया हूँ कि मेरी बाज़ार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ, और यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।